सो एवोल्यूशन जरूरी है, इसीलिए सैलमंड की थ्योरी पे हम सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते, तो बैलेंस आउट करने के लिए विनफील्ड की थ्योरी पढ़ते हैं। एंड विनफील्ड ने बोला इट इज ऑलवेज लॉ ऑफ टॉट, नो एस, ओनली टॉट, बिकॉज टॉट को टॉट्स करते ही आप लिमिट हो जाओगे सिर्फ उसी लिस्ट पे जो सैलमंड ने किया था। विनफील्ड के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ टॉट का मतलब है हर वो सिविल रॉन्ग, एवरी टॉट, टॉट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू विनफील्ड लॉ ऑफ टॉट कवर्स every civil wrong which violates a legal right or which is in the form of a breach of duty. विनफील्ड ने क्या बोला कि जहां पे भी कोई भी पर्सन ने अपनी ड्यूटी को ब्रीच करके सामने वाले पर्सन का कोई राइट वायलेट किया है वो टॉट है। वो टॉट कब है? अगर उस पे कोई एक्सप्रेस लॉ नहीं है, ऑफ कोर्स, क्योंकि विनफील्ड के अकॉर्डिंग इट इज लॉ ऑफ टॉट, दैट मींस कैटेगरी की बात हो रही है, पर्टिकुलर टॉट्स जैसे एप्पल्स वाले में था उसकी बात नहीं हो रही है, कैटेगरी की बात हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू विनफील्ड व्हाट ही सेड दैट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दिस लॉ वी कैन नॉट लिमिट इट। अगर आपने इसको लिमिट कर दिया तो इसका तो नेचर, इसका पर्पस, इसका एसेंस ही डिफीट हो जाएगा जो सैलमंड की थ्योरी में हो रहा था। So what Winfield said, we can never limit or we can never restrict the evolution of law of tort. हम law of tort को कभी भी इवॉल्व होने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है कि जहां आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी से राइट वायलेट किया और कोर्ट ने देखा इस पे कोई एक्सप्रेस लॉ नहीं है, फिर चाहे वो जो भी हो वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आ जाएगा और वहीं से एक नया टॉर्ट तैयार हो जाएगा। इसीलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज ऑलवेज नोन एज नॉन लिक्विड और रेसिड्यूअरी लॉ। जहां पे कोर्ट को ये श्योर है कि राइट तो वायलेट हुआ है, ड्यूटी तो ब्रीच हुई है, रेमेडी तो हमें देनी ही पड़ेगी, और ये भी श्योर है कि ये रेमेडी किसी भी एक्सप्रेस स्टैट्यूट में नहीं दी गई है, तो टॉर्ट में दे देते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के नाम पे, क्योंकि कहीं और नहीं है, टॉर्ट में आएगा। टॉर्ट में हमेशा अनलिक्विडेटेड होते हैं क्योंकि कोई लिक्विडेशन पहले हुआ नहीं है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो हमेशा कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू दी इंजरी, जितनी इंजरी उतने डैमेजेस, जितनी इंजरी उतने कॉम्पेंसेशन, क्योंकि कुछ फिक्स तो किया नहीं है तो सर्कमस्टांसेस को देख के दिया जाएगा। दैट मीन्स विनफील्ड के अकॉर्डिंग it is always the discretion of the court. We cannot say that कि हम इन टॉर्ट्स को फिट करेंगे पिजन होल्स में या लेबल्स के अंडर, we cannot say that, क्योंकि अगर कोई एक्ट हुआ है जिससे किसी का राइट वायलेट हुआ है जो ना किसी दूसरे लॉ में फॉल कर रहा है और ना हमारे पिजन होल्स में फिट हो रहा है, तो ऐसे में हम भले ही पिजन होल में एक नया लेबल नहीं ऐड कर सकते, पिजन होल के बाहर जाके हम एक नया कैटेगरी ऑफ टॉर्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन हम उसको अनरेमेडीड नहीं छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इट इज गोइंग टू लीड टू डिफीट ऑफ यूबी जस एबी रेमेडियम। टॉर्ट का मतलब पर्पस ही था। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बट क्या लगता है कहां से ये आया है, ओरिजिन क्या है इसका? मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे वो इंग्लिश केसेस होते हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन द इंग्लिश इक्विटी कोर्ट्स। आपको पता होगा पहले इंग्लिश इक्विटी कोर्ट्स हुए करते थे, हम उनके जजमेंट्स, आप अभी भी प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी पढ़ते हो, द फर्स्ट इन टाइम इज ऑलवेज प्रेफर्ड, लॉ ऑलवेज द स्पेसिफिक लॉ ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ, ये सब प्रिंसिपल्स आप पढ़ते हो। नो पर्सन कैन एप्रोबेट एंड रीप्रोबेट एट द सेम टाइम, ये सब इक्विटी प्रिंसिपल्स हैं। इक्विटी प्रिंसिपल्स, इनको इक्विटी प्रिंसिपल्स क्यों बोला जाता है? फर्स्ट रीजन इनको इक्विटी प्रिंसिपल्स बोलने का ये है क्योंकि ये इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के बेसिस पे होते हैं, और दूसरा रीजन इनको इक्विटी प्रिंसिपल्स बोलने का ये है
बिकॉज दीज प्रिंसिपल्स आर इवॉल्व्ड बाय द इक्विटी कोर्ट्स। इक्विटी कोर्ट्स कौन से? इंग्लिश इक्विटी कोर्ट्स की बात हो रही है। इसीलिए जब हम सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ेंगे इन इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स के बाद, मैक्सिमम केसेस इसमें इंग्लिश जजमेंट्स होते हैं। और उसका रीजन क्या है? पूरा लॉ ही जो स्टार्टिंग ओरिजिन पूरा का पूरा इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो इंग्लिश इक्विटी कोर्ट्स के जजमेंट्स पे बेस्ड है। इंग्लिश इक्विटी कोर्ट्स ने, क्योंकि इंग्लिश इक्विटी कोर्ट्स, उनको इक्विटी कोर्ट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका काम ही है जजमेंट देना ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूट्स। क्योंकि अगर स्टैट्यूट्स के बेसिस पे लॉज जो कि इनैक्टेड है उनके बेसिस पे अगर जजमेंट दिया जा रहा है वो कोर्ट्स हुए। बट उनको हम इक्विटी कोर्ट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे गिव द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। टॉर्ट में भी तो वही होता है। टॉर्ट में भी जब आपके सामने, कोर्ट के सामने अगर कोई केस आ रहा है और उन्होंने देखा ये ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जा रहा है ना क्रिमिनल लॉ में जा रहा है, फिर उन्होंने देखा अच्छा क्या ऑलरेडी डेवलप्ड प्रिंसिपल्स जो हमारे पास टॉर्ट के हैं, पिजन होल्स, उनमें से किसी एक में फिट हो रहा है, नहीं हो रहा, चलो नया टॉर्ट बना देते हैं। तो ये जो नया टॉर्ट बनाएंगे उसके लिए उनका बेस क्या होगा? द बेस विल बी द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। क्योंकि कोई लॉ तो है नहीं, लॉ तो बनाया जा रहा है। लॉ बनाने के लिए पढ़ते हो ना आप सोर्सेज ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ में भी तो होता है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। आपने हिंदू लॉ में भी पढ़ा होगा, मुस्लिम लॉ में भी पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। सोर्सेज ऑफ लॉ में भी जो कहीं नहीं आ रहा वो लॉ बनाया जा सकता है इक्विटी प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। वही किया है आज तक इंग्लिश इक्विटी कोर्ट्स ने, और लॉ ऑफ टॉर्ट में भी वही होता है। इसी रीजन से मैक्सिमम केसेस यहां पे इंग्लिश इक्विटी कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, जिसमें से हमने अपना लॉ ऑफ टॉर्ट या प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट को इवॉल्व किया है, मॉडिफाई किया है अपने ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसको लिमिट कर दें तो इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस डिफीट नहीं हो जाएगा? यस। इक्विटी का तो मतलब ही यही होता है कंप्लीट बैलेंस। जस्टिस ऑल्सो मीन्स कंप्लीट बैलेंस। दैट मीन्स भले ही उस सिचुएशन में कोई लॉ नहीं है, भले ही उस सिचुएशन में हमारे पास कोई लेबल्ड टॉर्ट नहीं है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, दैट डजंट मीन कि हम डिसबैलेंस कर देंगे, कि रेमेडी नहीं देंगे। हमें तो फिर भी बैलेंस क्रिएट करना है। फॉर दैट पर्पस व्हाट विनफील्ड सेड वाज दैट इट इज अ लॉ ऑफ टॉर्ट। मतलब आप ये मत लेके चलो कि हमें इन्हीं में फिट करना है, आप ये सोच के चलो कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ यूबी जस इबी रेमेडियम को प्रमोट करना है, फुलफिल करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब उसके लिए तीन चीजें हो सकती हैं। या तो रेमेडी तो देखो एनी हाउ देनी ही देनी है, या तो आप रेमेडी दोगे किसी एक्सप्रेस लॉ के अंदर, वो भी रेमेडी है, वो भी अलाउड है, या आप रेमेडी दोगे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉर्ट के अंदर अगर कोई है। मतलब नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ये सब डेवलप टॉर्ट्स हैं। तो आज अगर कोई नेग्लिजेंस का, न्यूसेंस का केस आता है तो हम उसको लेबल टॉर्ट में फिट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास है, तो वहां आप रेमेडी दोगे, वो भी अलाउड है। बट सिचुएशन तीसरी टाइप की भी तो हो सकती है कि कोई केस आया जिसमें ना तो कोई एग्जिस्टिंग लॉ है और ना कोई एग्जिस्टिंग टॉर्ट है, तो क्या बोलेंगे? Where there is a remedy, there may or may not be. Where there is a right, there may or may not be a remedy. हम रेमेडी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, नहीं आ रहा किसी भी कैटेगरी के अंदर, नहीं देंगे रेमेडी। राइट तो वायलेट हुआ ही है। इक्विटी, जस्टिस, बैलेंस तो आपको फिर भी करना ही पड़ेगा। फॉर दैट पर्पस इसको हम लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि तीसरे वाले में आपने अगर लिमिट कर दिया तो थर्ड कैटेगरी ऑफ केसेस हो ही नहीं पाएंगे कभी भी। थर्ड वाली कैटेगरी में रेमेडी आप दे ही नहीं पाओगे। इसीलिए विनफील्ड ने सैलमन की थ्योरी को अपोज करते हुए बोला कि कभी भी टॉर्ट्स की एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाई ही नहीं जा सकती। जिस दिन बना दी उस दिन समझ लेना कि इट इज ऑल्सो लाइक एन ऑर्डिनरी एनैक्टमेंट और अ स्टैट्यूट। उसका जो एसेंस है, जो पर्पस है, वो डिफीट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप बाउंड हो जाओगे। या तो आप एग्जिस्टिंग लॉज में रेमेडी दोगे या आप एग्जिस्टिंग टॉर्ट में रेमेडी दोगे, बिकॉज उसके आगे तो कुछ और है नहीं।
और इसी रीजन से अकॉर्डिंग टू विलफील्ड द टॉट्स लॉ ऑफ टॉट कैन नेवर बी enclosed, it is always open. There is always a scope of evolution, और वो evolution कब होता है? As and when a new case comes before the court. ये evolution के लिए भी कोई amendment नहीं करना है क्योंकि codified नहीं है. जैसे ही कोर्ट के सामने कोई नया केस आएगा तभी हम उसको प्रिंसिपल को इवॉल्व कर सकते हैं, नया प्रिंसिपल बना सकते हैं. क्यों? बिकॉज द अल्टीमेट एम इज इक्विटी, जस्टिस, बैलेंस. वो करने के लिए चाहे आपको एक नया टॉट बनाना पड़े, बनाया जा सकता है, चाहे आपको एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को इवॉल्व, चेंज, मॉडिफाई करना पड़े, वो भी किया जा सकता है. इसीलिए हम स्ट्रिक्टली पिजन होल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो चल ही नहीं सकते. समझ आ रहा है? यही हुआ भी है